देखिए, जो रिलेशनशिप में है थोड़ा स्मार्ट हो जाइए। ये पॉइंट जो है यंग जनरेशन को सुन Right. लेना चाहिए जी। क्योंकि देखिए, आप स्मार्टली गर्लफ्रेंड तो आपको मिल गई स्मार्टली, बट यू हैव टू बी स्मार्ट लीगली ऑल्सो, लिटिल बिट स्मार्ट। कि यार आप कुछ प्रॉमिस मत कीजिए, अगर आपका पक्का नहीं है उससे शादी करने का तो आप कुछ भी मत प्रॉमिस कीजिए। अच्छा, अगर इसमें लड़की मुकर गई तो कि हम नहीं करेंगे शादी, पहले उसने क्या पता लड़की ने वादा किया हो कि यार मैं देखो, तो लड़की का तो कोई लॉ नहीं है, वो तो आगे बढ़ेगी। जब हम कहते हैं आरजी कर जैसे केसेस भी इस देश की सच्चाई है, अतुल सुभाष जैसे केसेस भी इस देश की सच्चाई है, दोनों सच्चाई हैं इस देश में। आपको भी पता है, आपके लॉयर्स अगर आपको झूठी होप दे रहे हैं, देन दैट इज अ रेड सिग्नल। ये यंग जनरेशन जाती छुट्टियां बिताने तो वो जा सकते हैं साथ में, ऐसा कोई केस नहीं होगा कि मेरे को वहां ले गया वहां ले गया वहां, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो भी होगा। मैरिड लड़की डाल देती है फॉल्स रेप केस और फिर पैसे मांगते हैं सेटल करने के लिए। कल को आपकी शादी कहीं और हो रही है तो ये जो लड़की है ये पक्का आपके ऊपर डालेगी। फिर वो शादी से पहले होगा या बाद में होगा वो मुझे नहीं पता, बट ये डाल सकती है केस आपके ऊपर। 17 साल की लड़की है तो पॉक्सो लगेगा आपके ऊपर। नॉट अ स्मॉल केस, इट्स अ बिग केस। हेलो एंड वेलकम टू इन खबर और इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को हम नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं अपने इस शो में। और आज हम एक स्पेशल गेस्ट को लेके आए हैं जो हम बात करेंगे लीगल इश्यूज को लेके, क्योंकि एक केस जो बहुत ट्रेंड कर रहा है और हर जगह वही नाम है जो आपको देखने को मिलेगा, अतुल सुभाष। अब एक और वर्ड जो है उनके सामने जुड़ गया है, वो है जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। और हमारे साथ ये चर्चा करने के लिए मौजूद हैं नीतीश सर, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नीतीश सर, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहला सवाल आपसे सिर्फ यही है सर, अतुल सुभाष को जस्टिस मिलेगा? देखिए, जस्टिस जो वर्ड आपने यूज़ किया है ना, वो वर्ड बहुत हर एक की डेफिनेशन के हिसाब से अलग अलग है जी। किसी को जस्टिस चाहिए कि पूरा केस ख़त्म करके जीतना है हर फोरम में और सालों साल जो है कोर्ट्स में बिताने का। किसी को जस्टिस जल्दी चाहिए, सालों साल नहीं निकाल सकते वो लोग। तो हर एक का जो जस्टिस का वर्ड जो है वो डिफरेंट रहता है, अपनी अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से जो है। कोर्ट्स जो है प्रोसीजर के हिसाब से चलते हैं, जो प्रोसीजर पार्लियामेंट ने बनाया है या जो भी लॉ है उस हिसाब से चलेंगे। उनकी अलग रियलिटी रहती हैं। अब यहाँ पे आपकी जो रियलिटी है, जस्टिस जो आप मूवीज़ में देखते हैं जी, वो अलग ही जस्टिस होता है। तो हर एक की परिभाषा जो है जस्टिस की अलग अलग है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म है, इतना इजीली कह देना जस्टिस मिलेगा वो जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जी बिल्कुल। और नीतीश सर, एक सवाल ये है आपसे कि एक वीडियो बनती है 1 घंटे की, उसके बाद से पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन जाता है 498A डाउरी केस, फेक केसेस अगेंस्ट मेन। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, मैं 2018 से मेरा एक्टिव यूट्यूब में मैं इसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, हर केस को मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। ये जो केस हुआ है इसके बाद से जो ये अवेयरनेस है वो बढ़ गई है इस मुद्दे को लेके, क्योंकि ये केसेस बहुत पहले से चलते आ रहे, कोई नई चीज़ नहीं हुई है। इससे भी डरावना वर्जन था इन केसेस का। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया 2011-12 के आसपास। पहले तो एफआईआर होते ही अरेस्ट हो जाता था, आजकल तो वो नहीं है, अरेस्ट नहीं होता 498 में, डायरेक्टली एफआईआर होते ही। तो क्योंकि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट को भी पता है इस चीज़ का मिसयूज़ हो रहा है और ये कई सालों से हो रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है। ये है कि इस बार सोशल मीडिया की वजह से ये लाइमलाइट में ज़्यादा आ गया, तो आपको अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है इस चीज़ के बारे में। ये चीज़ पहले से चलती आ रही है कई सालों से। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि ये मिसयूज हो रहा है, तो इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, बचने का तरीका ये है कि इसमें सबसे पहले तो अपना आप को पॉजिटिव रखना है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो कोई कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। दूसरी चीज़, सही लीगल गाइडेंस आपको चाहिए होगी। जब भी ऐसे केसेस होते हैं, कई बार रिलेटिव्स को इम्प्लिकेट कर दिया जाता है, कई बार जो है दूर दराज के आपके सिस्टर इन लॉ जो हैं वो लंदन में रहते हैं, उनको इस केस में डाल दिया जाता है ज़बरदस्ती। तो करेक्ट लीगल गाइडेंस शुरू में अगर आपको मिल जाए कि ये केस शुरू से भी खारिज हो सकते हैं, जैसे जिसे हम क्वाशिंग कहते हैं, तो कई केसेस में क्वाशिंग पॉसिबल होती है। तो आप अगर शुरू में ही खारिज करवा सकते हैं ये केसेस, तो वो आप ज़रूर लीगल विकल्प है आपके पास। बट करेक्ट लीगल गाइडेंस नहीं मिलती, ये एक इशू है यहाँ पे।
तो क्या मिस्टेक्स हैं जो हमको अवॉइड करना चाहिए, बोथ गर्ल्स और बॉयज, वाइल फाइलिंग 498A जो हम लोग फाइल कर देखिए, देते हैं? ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि ये एक तरीके से मिसयूज ही हो रहा है लॉ का। जी। और एक अभी जो रिसेंट जजमेंट आई ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसमें भी ये चीज़ बोली है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जब लड़की ये केस डालती है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। उसको लगता है कि पति जो है वापस ले लेगा इन सब केसेस करने के बाद। मेरे हिसाब से उसकी संभावना ना हो जाती है। तो आपको, अगर आपको लग रहा है ये आप मिसयूज़ कर रहे हैं लॉ का, क्योंकि लॉ को तो यूज़ करने के लिए बनाया गया है, अब उसका अगर मिसयूज़ हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, और अगर आप ऐसे केसेस डाल देते हैं आज की डेट में, आज की डेट में, तो आप सोचते हैं कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, वो प्रेशर में आ जाएंगे, वो आपको वापस ले लेगा, और जो भी आपकी छोटे से छोटे इश्यूज है, ये भी ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ, छोटे से छोटे जो इश्यूज हैं उसको क्रिमिनल रंग दे दिया जाता है, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है। ये कोई नॉर्मल केस नहीं है कि आपको एडवाइस दी जाती है आप ये डाल दो। आप बड़ा सोच के करिए, ऐसी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए एडवाइस, क्योंकि अंत में आपका रिलेशनशिप है किसी के साथ, अगर वो खराब हो गया तो आपको पूरी जिंदगी आप भी पछताओगे। ये नहीं कि सिर्फ वो ही सफ़र करेगा, आप भी सफ़र करोगे। जी। और वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। आपको लगता है कि आपने कर दिया तो हार हार जाएंगे। ये जो एग्जाम्पल है, तो ये एक्सेप्शन है। नॉर्मली ये केसेस सालों साल चल सकते हैं, आपके आपकी पूरे जो जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाएगी, आपके सेकंड मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, रिलेशनशिप तो ख़राब होगा ही होगा। जी, बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सोच समझ के ये केसेस करने चाहिए। तो नितिन सर, जैसे ही कोई लड़की जाती है किसी लॉयर के पास कि मेरे को ये केस करने हैं, एक ईगो लेके, एक, क्योंकि ज़्यादातर केसेस एनसीआरबी का अगर मैं डेटा देखूं तो कई जो हैं वो केसेस बहुत फेक निकले। 75-80% तक ये केस जो हैं इसमें कोई सुनवाई नहीं है, मतलब ये चल ही रहे हैं, पेंडिंग हैं, और कई तो केसेस फेक है। तो क्या एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग अ लॉयर कि अगर लड़की हमारे पास कुछ आई है तो पहले हम उसको कुछ बताएं कि ये फेक केसेस हो सकते हैं, आपको ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 498A तो सेक्शन है, उसके अलावा भी बहुत सारे केसेस होते हैं, मेंटेनेंस का है, डाउरी का है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं। तो और पति के खिलाफ नहीं, जैसे कि आपने कहा, रिलेटिव्स के खिलाफ भी हो सकते हैं जो वहां पे भी नहीं रहते। तो क्या एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग अ लॉयर कि हम बताएं उनको? देखिए, अब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि हम जो हैं ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट कहलाते हैं। जी। हम जो कोर्ट के सामने चीज़ें रखते हैं, जो हमारा क्लाइंट बताता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से। अगर हम बोलते हैं क्लाइंट को कि आप ये केस डाल दो, ये केस डाल दो, तो हम गलत कर रहे हैं एक तरीके से। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी। क्योंकि आप जो है अगर फॉल्स केसेस डाल रहे हो, फेक डाउरी केसेस डाल रहे हो किसी के ऊपर, अगर वो केस नहीं भी बनता फिर भी आप एडवाइस दे रहे हो, तो फिर तो गलती आपकी भी है, क्योंकि आप गलत एडवाइस कर रहे हो अपने क्लाइंट को। फिर लड़की वालों की साइड ये होता है कि आप वकील साहब ये बताइए जल्दी से जल्दी प्रेशर कैसे बनाए और जल्दी से जल्दी हमें इस दर से बाहर होना है। जी। मतलब ऐसी जो धारणाएं हैं कि ये केस डाल के प्रेशर बनेगा हस्बैंड साइड से और वो जल्दी से जल्दी सेटलमेंट पे आएगा, ये धारणा चल रही है जो कि ऑब्वियसली मिसयूज की तरफ गाइड करती है। लॉयर्स सेटलमेंट जो जो प्रेशर में आके सेटलमेंट पे आगे लीड लेते हैं, हस्बैंड के से बात करते हैं सेटल कर लो नहीं तो ये केस हो जाएगा। एज एन एक्सटॉर्शन टूल यूज़ किया जाता है ऐसे केसेस को, जब हम डालते हैं फेक केसेस को। हम्म। तो ये तो दिक्कत है लीगल लॉयर्स। मैं उसी फैटर्निटी से बिलोंग करता हूँ। अच्छे लॉयर्स भी हैं जो गाइड करते हैं, जो जी। कहते हैं कि जी आप आइए, जो है आप म्यूचुअल में कर लीजिए, जो समझाते हैं कि आप, अब जैसे मैंने आपको समझाया कि ये केस डालने के क्या रेपरकशंस हैं, ये मीडिया में जाना चाहिए कि आपकी आपकी शादी खत्म हो जाएगी, और अगर दूसरी पार्टी ने सेटल नहीं किया ये केस सालों साल भी चलेंगे, आपके सेकेंड मैरिज के पर्सपेक्टिव भी खत्म हो सकते हैं। तो इतना इजी नहीं है ये फॉल्स केस डाल के आप दूसरे को हैरेस करो, और दूसरी पार्टी भी कोई हाथ पे हाथ नहीं धर के बैठेगी, वो भी अपने लीगल ऑप्शंस ट्राई करेगी। बिल्कुल। वो ऐसे नहीं हार हार मानेगी कि जो अभी हुआ वैसे नहीं करेगी, वो भी अपने बेस्ट लीगल ऑप्शन यूज करेगी। अगर उसने नहीं किया वो अपनी बेगुनाही जो है कोर्ट के में साबित करेगी। फिर क्या करोगे आप? बिल्कुल। तो जो
सोसाइटी में प्रॉब्लम है वो ये है कि ये केसेस को यूज़ किया जाता है एक्सटॉर्शन टूल के लिए, जो कि गलत है। जो मैं सीरियसली, लॉयर्स जितने भी हैं मैट्रिमोनियल में, जितने भी हैं, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपको जो है नॉलेज दी है लॉ की, वो इसलिए है ताकि क्लाइंट्स को आपके गाइड कर पाएँ लीगली, जो मॉरली, एथिकली। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है, तो इसको यूज़ कीजिए। नितिन सर, लॉयर्स तो ठीक है, मतलब कुछ लॉयर्स होते हैं जो कि कुछ मनी लॉयर्स, माइंडेड होते हैं। अब इसमें पुलिस का भी रोल बहुत अहम फैक्टर होता है, क्योंकि राइट पहली जो राइट एफआईआर होती है या पहली जो कंप्लेंट होती है वो पुलिस के पास जाती है, राइट और वहां पे भी एक एक एक्सटॉर्शन का बिजनेस चल रहा है, अगर राइट। मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए हर लेवल पे है, इट्स एट एवरी लेवल। सो अब जैसे पुलिस का फोन आता है, जी। पुलिस पुलिस बुलाएगी, हम्म। क्योंकि एफआईआर हो गई, क्रिमिनल मशीनरी हो गई, पुलिस इन्वेस्टिगेट ही नहीं करती। हम्म। पुलिस का रोल देखिए क्या होता है। हम्म। पुलिस जाती है वाइफ के घर, उनके माँ बाप बैठे होते सोफे पे, आइए पुलिस, आइयो जी आइए, चाय पीते हैं, दोनों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दीजिए, चाय खत्म हुई, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, चार्जशीट बन गई, फाइल्ड। आप ये सोचिए कितना कोर्ट्स पे ऊपर बर्डन बढ़ जाता है जब दूर दराज के सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अभी कल मैं एक एफआईआर पढ़ रहा था, उसमें 12 लोग इम्प्लीकेट थे। एक एफआईआर में अच्छा। 12 लोग। अब वो ओ 12 लोग वो कभी शादी में आए होंगे खाना खाने, उनको भी इम्प्लीकेट किया हुआ है उसमें से। मैं हैरान, 2 बंदे तो उसी लड़की के खुद के रिलेटिव्स थे। अच्छा, ये बहुत आप मतलब इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, मतलब कल ही मैं कंसल्ट कर रहा था एक क्लाइंट को, लड़की के 2 रिलेटिव्स खुद ही के थे, और पुलिस ने बिना देखे चार्जशीट फाइल कर दी। जज ने, कोर्ट ने कहा कि ये तो 2 रिलेटिव्स तो वाइफ के हैं, इनको तो बाहर करो। तो उधर मैजिस्ट्रेट ने बाहर किए फिर वो। आप ये सोचिए इतने हद तक मिसयूज हो रहा है इसका। तो और इसी मिसयूज के चक्कर में कहीं जिनको सच में जरूरत है इस लॉ की, वहां तक नहीं पहुंच पा देखिए रहे। डाउरी इज अ मेनेंस, ये लॉ होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हटा दो लॉ, हम्म। कई जगह सोशल मीडिया में लॉ चेंज कर दो, ये हम्म। होना ही नहीं चाहिए, ये हम्म। तो बिल्कुल गलत और बहुत ऊपर वाला व्यू है। हम्म। देयर आर रियल विक्टिम्स। हम्म। जब हम कहते हैं आरजी कर जैसे केसेस भी इस देश की सच्चाई है, अतुल सुभाष जैसे केसेस भी इस देश की सच्चाई है, दोनों सच्चाइयां हैं इस देश में। जी। वुमेन के साथ भी बुरा होता है, मेल के साथ भी बुरा हो रहा है, ये आप आज आपको 2024 में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम्म। आप हस्बैंड साइड को बोलते हो कि वो जो है स्ट्रांग है, उसके पास, उसको ज़्यादा राइट्स मत दो, वुमेन को सारे राइट्स दे दो, वो भी गलत है। थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोसीजर में आना चाहिए। देखो प्रोसीजर इज मेन इंपॉर्टेंट। अब जहां मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2 रिलेटिव वाइफ के ही थे, वो पुलिस ने अंधाधुंध चाय पी के इन्वेस्टिगेशन कर दी, चार्जशीट फाइल कर दी, उनको भी इम्प्लीकेट कर दिया। मैजिस्ट्रेट ने देखा ये तो 2 वाइफ के रिलेटिव्स हैं, इनको क्यों आपने डाल दिया इसके अंदर। तो कितना बड़ा ब्लंडर है, कैसे मशीनरी यूज हो रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती, सच्चाई क्या है। आप ढंग से इन्वेस्टिगेट करो, क्रिमिनल केस है, आपका थ्रेशोल्ड बहुत हाई होना चाहिए। आप सिर्फ कॉपी पेस्ट वाले काम नहीं कर सकते इस केस में, जो कि हो रहा है, कॉपी पेस्ट काम हो रहा है। आप एफआईआर होती है, वही स्टेटमेंट माँ देती है, वही स्टेटमेंट बाप देता है। हम पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं ऐसी एफआईआर्स। अच्छा, कई न्यूज़पेपर में भी आया था कि एक केस था कि एक पति की फैमिली को रोज पुलिस थाने बुलाया जाता था, तब तक बुलाया गया जब तक उसने वो अमाउंट नहीं दिया पुलिस वाले को जो वो मांग रहा था, और जब वो पैसा दिया गया तो कईयों के नाम हटा दिए गए। ये कब तक चलेगा नीतीश? देखिए ये चीज़ तो बहुत ख़राब है। मेरे पास भी कई क्लाइंट्स आते हैं कि पुलिस जो है एक्सटॉर्ट कर रही है और बुला रही है बार बार हमें। इसमें देखिए लीगल प्रोटेक्शन है कुछ आपके पास, कि आप एक मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर डाल सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में चल क्या रहा है। हम्म। मैजिस्ट्रेट स्टेटस रिपोर्ट मांग सकता है, वहां पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि बार बार मुझे बुलाया जा रहा है, मेरी जबकि स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो गई है। हम्म। और वहां पे आप खुल के बोलिए कि हम्म। पुलिस जो है हमसे ये कर रहे हैं। तो वहां पे जो है जब आप बोलेंगे तो हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट विल स्टार्ट एन इंक्वायरी ऑन द पुलिस ऑफिसर इटसेल्फ, हम्म। कि यार आप क्यों गलत कर रहे हो, आप क्यों उनके साथ गलत कर रहे हो। आपको देखिए इनजस्टिस के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आप सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते, आपको स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। राइट लीगल स्टेप्स आपके पास हैं, वो विकल्प हैं, वो क्यों नहीं यूज करते। आप बस इनजस्टिस और ये जो है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, विक्टिम मत बनिए। आपको लीगल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हर पॉइंट पे लेने पड़ेंगे, तभी जो है आपके साथ जस्टिस होगा।
जी, बिल्कुल नीतीश भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको स्टेप्स लेने चाहिए लीगल। अगर कोई आपके पे केस करता है तो आप अच्छा लॉयर चुन सकते राइट, हैं। राइट। तो वो क्या स्टेप्स होते हैं कि हम अच्छा लॉयर कैसे हमको सपोर्ट करेगा? कैसे हम, अगर कोई लॉयर हमको लेना है या अपने लिए हायर करना है, तो क्या वो देखिए, अच्छा लॉयर और बुरा लॉयर में डिफरेंशिएशन एक ही है। हुँ, अच्छा लॉयर हमेशा आपको स्टेप्स बताएगा, हुँ, उसके अगर कोई एक्सपीरियंस है वो शेयर करेगा, हुँ, आपको झूठी होप्स नहीं देगा। हुँ, आपको भी पता है आपके लॉयर्स अगर आपको झूठी होप दे रहे हैं, देन दैट्स इज अ रेड सिग्नल। बहुत अच्छे लॉयर्स हैं देश में और बहुत बुरे लॉयर्स भी हैं, तो आपको जो है खुद सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी लाइफ उन पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल सही बात। राइट लीगल हुँ, रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। अब मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगता है सोशल मीडिया में, लॉयर्स की बड़ी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, बट बिल सोशल मीडिया में ऐसे गाली दे देते हैं जैसे कि कोई वो पियन है या क्लर्क है या बहुत नीचे तबके का व्यक्ति है, जो कि जिसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है सोसाइटी में। हुँ, ये ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। लॉयर एक सोसाइटी को रास्ता दिखाता है, और उसी लॉयर को अगर आप सोशल मीडिया पे गालियां दोगे, डिसरिस्पेक्ट करोगे, तो आई डोंट थिंक आपका फ्यूचर किसके हाथ में, क्योंकि आपका फ्यूचर अच्छे लॉयर पे ही डिपेंड करेगा एंड ऑफ द डे, जी। जो आपको राइट गाइडेंस दे। बिल्कुल। नीतीश भाई, अब इस पे आगे और चलते हैं, प्रूफ की बात करते हैं। जब मैट्रिमोनियल इशू राइट, शुरुआत होती है, राइट, जब राइट। शुरू हो जाते हैं और हमको लगता है कि अब जो है वो मैटर नहीं, फिर हम प्रूफ्स ढूंढने लगते हैं। अगर हम अपनी वाइफ का कोई फ़ोन उठाते हैं तो वो भी क्रुएल्टी में आता है। अगर हम प्रूफ लेते हैं, क्या ये सही बात है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अगर आपने अपनी बीवी का फ़ोन भी चेक किया तो शी कैन ऑल्सो फाइल अ केस क्रुएल्टी पे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर चेक किया है, मतलब आप ऑब्सेसिव हो हम्म, कि भाई, अगर वो किसी से बात करती है और तुरंत आप चेक कर रहे हो, इट्स नॉट कि एक इंस्टेंस है अगर आपने चेक कर लिया, वो नहीं होता, बट वो मेंटल क्रुएल्टी वो होता है जो प्रेशर क्रिएट हो कि हर पल पल में आप चेक कर रहे हो। हम्म, जैसे वो ऑफिस से घर आई तो चेक कर रहे हो, हम्म, सुबह ऑफिस से जा रही है बाहर तब चेक कर रहे हो, मतलब वो ऐसी लेवल देखना पड़ता है उसका। हम्म, एक या दो बार ही अगर आप चेक कर रहे हो, फोन दिखाओ मुझे चेक करना है, दैट्स नॉट क्रुएल्टी। बट क्या होता है, कई लोग ऑब्सेसिव होते हैं हम्म। कि लोग चेक करते रहते हैं पूरा, वो कि हर पल पल का जो मूवमेंट है वो तो ट्रैक। व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप कॉल्स, ये एज अ प्रूफ काउंट होते हैं कोर्ट में? देखिए, व्हाट्सएप चैट्स और सब जो है एविडेंस एक्ट में है। हुँ, आपको एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, हुँ। वो आप लगा के आप एज अ प्रूफ प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। तो ये सब एडमिसिबल एविडेंस, एडमिसिबल है यस, कि यस। बट उसके साथ आपके साथ ओरिजिनल फ़ोन भी होना चाहिए? नहीं, अगर नहीं, कोई कॉल रिकॉर्डिंग है तो? आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए चैट्स का, उसके हाँ, साथ एक सर्टिफिकेट आप अटैच कर दीजिए। हाँ। तो दूसरी पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वेदर ऑथेंटिक है या नहीं है, वो सब चेक करने के लिए दूसरी पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पर। दे कैन कॉल एन एक्सपर्ट इफ दे वांट, कि उनको चेक करना है कि ये ओरिजिनल है या नहीं। मेन तीन चीज़ों पे एविडेंस रिलाय होता है: ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंसी। हुँ, रेलेवेंट होंगे क्योंकि आप दोनों के बीच है। ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी एक दो माध्यम है कि उस पर मैनिपुलेशन तो नहीं हुई, दैट इज द मेन थिंग। उसके लिए एक सर्टिफिकेट लगता है आईटी एक्ट का, एविडेंस एक्ट का, वो आप लगा के आप फाइल कर सकते हैं। अच्छा नीतीश भाई, अब इस पे हम मेंटेनेंस की बात करते हैं। वाइफ़ और हस्बैंड साथ रह रहे हैं, केस भी चल रहा है और इसमें वाइफ़ जो है जॉब भी करती है और वो वहीं पे मेंटेनेंस का केस भी डाल देती है कि मेरे को मेंटेनेंस भी चाहिए। तो कोर्ट क्या मेंटेनेंस दे सकता है और देता है, तो क्या वो परसेंटेज देखता है और राइट। क्या केसेस हैं जिसमें मेंटेनेंस रिजेक्ट भी की जा सकती है? देखिए, मेंटेनेंस का जो लॉ है उसको लेके बहुत जो मेन है उस उनके लिए मिसकंसेप्शंस भी बढ़ गए हैं, हुँ, डर भी बढ़ गया है बहुत कुछ, जो है मतलब आप मिस गाइडेंस है, हुँ, एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन भी है, वो आज मैं दूर कर दूंगा हुँ, आपकी। देखिए, सिंपल एज दैट, मेंटेनेंस का लॉ वुमेन के लिए जो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आप इंजॉय कर रहे हो उस लेवल पे है। हुँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो वेल्थ इक्वलाइजेशन का तरीका नहीं होना चाहिए कि इक्वल वेल्थ कर दो उस वाइफ की भी और आप जितना कमा रहे हो। आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन, ताकि आप उस लेवल का स्टैंडर्ड, अगर आपका हस्बैंड गाड़ी चलाता है और घर में रहता है अच्छे लोकेलिटी में, आप भी इंटाइटल्ड हो
उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें 7 या 8 फैक्टर्स हैं जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं, जिसमें से स्टेटस ऑफ इनकम, स्टेटस ऑफ पार्टीज, इनकम और आपकी लाइबिलिटीज, ये सब चीज़ें आप जो है डिस्कस करते हैं जब भी मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स होती है। अब सवाल ये आता है कि मेंटेनेंस किस किस को मिलती है। अगर आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि वो कहाँ वर्किंग है, और आप कोई सोर्स भी नहीं पता कर सकते उसका, पहले वो वर्किंग थी, हो सकता है अभी वो कोर्ट से छुपा रही हो, ये भी केसेस बहुत होते हैं, 70-80% केसेस में ये होता है। कई बार तो सर केस जाता है और जॉब छोड़ देती है। एग्जैक्टली तो ये सब केसेस में मेंटेनेंस कोर्ट्स डिनाई करता है, प्रोवाइडेड आप अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर पाए कि आपकी वाइफ जो है वर्किंग है, आप दिखा पाए कोर्ट को, और या पहले वर्किंग थी और जानबूझ के उसने जॉब छोड़ी है। एक केस वैसा हो गया कि बच्चा हो गया और उसने जॉब छोड़ दी, वो एक जेन्युइन केस माना जाता है कोर्ट में, तब तो आपको दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि ये तो कर सकती है। अब 1 साल या 2 साल के बच्चे को कोर्ट नहीं मानेगा कि आप ये वर्क कर सकती है। तो यहाँ पे जो है कोर्ट काफी सेंसिटिव रहता है इन केसेस में। इन केसेस में 50% ऑफ योर इनकम या सैलरी वो मेंटेनेंस के लिए चली जा सकती है। अगर वाइफ सिंगल है, बच्चा नहीं है और जानबूझ के काम नहीं कर रही है, तो उस केसेस में डिनाई भी होती है। कई केसेस हैं जिसमें डिनाई हो जाती है। और अगर वो सिंगल है, वो काम कर रही है बट वो दिखा नहीं रही है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि पता करना कि वो एटलीस्ट एम्प्लॉयर का पता करना कि वो कहाँ काम करती है, उसको अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन से कोर्ट के अंदर लाइए। कई जगह कई लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं कि वो एफर्ट्स नहीं मारते कि पता करें कि कहाँ पे वर्किंग है। फिर कई जेन्युइन केस होता है कि जॉब नहीं करती, वो शुरू से ये जॉब नहीं कर रही है, वो हाउसवाइफ वाला केस हो गया, तो उसमें अराउंड 20 से 30% ऑफ योर सैलरी विल गो टू मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस को कम करने के भी तरीके हैं, मेंटेनेंस को ख़त्म करने के भी तरीके हैं। तो ये मैं एक लेमैन की टर्म में बता रहा हूँ कि इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको देना ही देना पड़ेगा, वो हर केस अलग अलग होता है। आपको देखिए आपका केस है। अब कई केस में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें काफ़ी हाहाकार भी हुआ। मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाली थी, मैं आज इस माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे ग्रुप्स ने भर भर के कमेंट्स किए, मेरे को वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन फैली हुई है, बट मेरे को आज एक प्लेटफॉर्म मिला है तो आज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने लिंक्डइन पे डाला कि अगर आपको पता है कि आपके ऊपर मेंटेनेंस बननी है तो आप उसकी तैयारी करो और देखो कि अगर आपका केस सेटल हो सकता है या नहीं हो सकता। अब मैं इसको एक एग्जांपल की तरह समझा देता हूँ। अब आपको पता है कि आपके ऊपर मेंटेनेंस बननी है, सबसे पहले तो आपका लॉयर का रोल यहाँ पे आता है। लॉयर आपको बताए कि आपके ऊपर कितनी मेंटेनेंस बनती है, ये सच सच बताए। अगर मेरे कोई क्लाइंट आ रहा है लॉयर के पास, वो बोल देता है सर आपके ऊपर इतनी मेंटेनेंस बनेगी, तो वो क्लाइंट छोड़ के चला जाएगा। चला जाए क्लाइंट, कोई दिक्कत नहीं, बट आपका काम है सच बताना। यहाँ लॉयर का भी मेन रोल है। अब मेरे एक क्लाइंट थे, उनको मैंने बताया कि आपके ऊपर इतनी मेंटेनेंस बंदेगी। मेरे को डर नहीं था कि वो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, भगवान की दया से बहुत बहुत सही है मेरी प्रैक्टिस, बट मुझे डर नहीं था वो चला जाएगा यार। मेरे को क्लाइंट रखने की वो नहीं है, मेरे को सच बताना है और उसको रिलीफ दिलाना है। तो मैंने क्लाइंट को बोला कि सर आपके ऊपर इतनी मेंटेनेंस बंदेगी, अभी नहीं बंदेगी, 2-3 साल बाद, क्योंकि 2-3 साल तक कुछ नहीं होगा। 2-3 साल बाद बॉम्ब फटता है जिसमें इंटरिम मेंटेनेंस, और जब से उसने केस डाला तब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर सपोज आपके ऊपर 20,000 रुपए महीना भी बंध रही है आगे मेंटेनेंस एसेस करते हो, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है कि कितनी मेंटेनेंस किस केस में जानी है, उतना पता रहता है। तो हम कहते हैं हम इसे कम करने की कोशिश करेंगे या जीरो, वो तरीके होते हैं उसके भी, बट खुदा ना खास्ता नहीं कर पाए तो अगर सपोज 20,000 रुपए महीना मेंटेनेंस बंधी, इंटू 12 कर लीजिए, 2 लाख के एरियर्स आपके ऊपर हो गए, 3 साल केस चला, 6-7 लाख के आपके एरियर्स ही हैं और 20,000 आपको महीना देना पड़ जाएगा। तो अगर आपकी वाइफ अभी सेटल कर रही है केस, वो नहीं लड़ना चाहती, तो आप उतना अगर आपका डिमांड कर रही है तो आप वो जो अमाउंट आपको 3 साल बाद देना है अभी देके खत्म क्यों नहीं करते अपने केसेस। ये मेरा ओपिनियन था। लोगों ने कहा कि वो सेटलमेंट की बात कर रहे हो, हम तो पूरा लड़ेंगे। भाई why you fight losing battle, why you have to fight a losing battle, जब आपको पता है आपके फाइनेंशियली 3 साल बाद आपके ऊपर फाइनेंशियली इतना बड़ा बर्डन आएगा, और अभी जो है सेटलमेंट कम में हो रही है, हो सकता है आगे जाके जो है वो वही हुआ। अतुल सुभाष के केस में भी यही हुआ था, मेंटेनेंस उस केस में बननी थी क्योंकि चाइल्ड है,
और दे भी रहे थे। तो पहले चीज पता होती कि कितना मेंटेनेंस देना है, थोड़ा असेसमेंट अच्छी तरह होता और थोड़ा मैनेजमेंट अच्छी, ये लॉयर का भी काम है कि गाइड करना। तो मैं इस माध्यम से बता रहा हूँ कि देखिए, आपके ऊपर अगर मेंटेनेंस बंदी है, वो लॉ है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। उस लॉ में कोई चेंज नहीं आएगा, बट हाँ, कुछ तरीके हैं जिससे कम हो सकती है, कुछ तरीके हैं जिससे जीरो भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। बट अगर नहीं हुई तो फिर क्या करोगे? क्या आप रेडी हो उस फाइनेंशियल बर्डन को बेयर करने में 3 साल बाद? ये चीज क्लैरिटी अगर आपको है केस की, तो ये सुसाइड जो है ना, रुक जाएंगे। आपको अपने केस की क्लैरिटी चाहिए। अगर आपके केस की क्लैरिटी, आपको पता है कि इतना जो है आपको देना पड़ेगा 3 साल बाद, कितना अच्छा होगा कि आपको पता है यार ये चीज होनी है, मुझे पता था ये होगा, इतना ही होगा, वकील साहब ने गाइड किया। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि कितना जरूरी है केस को मैनेज करना। और अचानक से 3 साल कुछ नहीं हुआ, आप सोचेंगे मेरा वकील तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, सही में कुछ भी मेरे ऊपर नहीं आया, चलो वो जा रही है, केस के धक्के खा रही है, कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ। 3 साल बाद अचानक ये ऑर्डर आ जाता है, फिर आप भागते हैं। और फिर जब बर्डन आता है जी, फाइनेंशियल बर्डन आ गया आपके ऊपर, क्योंकि आपने सेविंग्स कर नहीं रखी होती, क्योंकि आपको पता है मेरा वकील है, सब बचा लेगा। ऐसे नहीं होता। ओवर रिलायंस मत कीजिए अपने काउंसल्स पे, अपना भी दिमाग लगाइए, असेसमेंट कीजिए और राइट गाइडेंस लीजिए, क्योंकि लेमैन के लिए ये जरूरी है। और ये गाइडेंस फीमेल को भी मिल रहा होगा, पत्नी को भी मिल रहा होगा कि मैं तेरे को मेंटेनेंस दिला दूंगा, और यहाँ पे गाइडेंस मिलता है कि हम 1 रुपया भी नहीं देने देंगे। तो इससे क्या होता है कि दोनों को लगता है कि मेरे को मिलेगा और वो कहेगा मेरे को नहीं देना पड़ेगा, तो इसीलिए वो बैटल चलता अब देखिए, मैंने जब सोशल मीडिया में ये चीज डाली तो कई लोग ऑफेंड हो गए कि हम क्यों सेटल करें, क्योंकि मिसगाइडेड है लोग, उनको पता ही नहीं कि मेंटेनेंस देना भी है या नहीं देना है। मैं कहता हूँ कई केसेस में नहीं देना, मेजॉरिटी। अब जैसे मैंने आपको क्राइटेरियाज बताए अभी कि किस क्राइटेरिया में देनी पड़ेगी आपको, अगर आपका केस वहां फुलफिल होता है तो देनी पड़ेगी जी। देयर आर वेज, देयर आर जजमेंट्स, बट हर एक केस में वो एप्लीकेबल नहीं है। हर केस के फैक्ट अलग अलग होते हैं, कोई स्ट्रेट जैकेट ऊपर ऊपर से मैंने आपको बता दिया, बट क्या डीपली हर एक केस का वो होता है, इतना डीप स्टडी करके फिर कुछ रियल असेसमेंट आप पता करोगे ना कि इतनी मेंटेनेंस है। तो आपको अगर पता ही नहीं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन 3 साल बाद कहाँ है, तो आप सुसाइड ही करोगे, बिल्कुल, क्योंकि आपका केस मैनेज नहीं हुआ ढंग से। ये भी एक प्रॉब्लम है। आप सिर्फ अनफेयर लॉज, जस्टिस सिस्टम, इन सबको गालियां दे दोगे, बट योर प्रॉब्लम विल रिमेन द सेम। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकला वहां पे। आप अभी सोशल मीडिया में बोलते रहोगे, मेरे को गालियां दे दोगे, मेरी पोस्ट पे आप कमेंट्स करोगे, सब कुछ करोगे, बट दिस इज विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम ना। आपकी प्रॉब्लम राइट गाइडेंस से ही सॉल्व होगी ना। बिल्कुल। और ये आपने बात कही मेंटेनेंस की, इसमें एक जिक्र आपने किया कि बच्चा है, अतुल सुभाष का भी एक बच्चा था जो कि वो बोला कि उससे मिलने तक नहीं दिया। चाइल्ड कस्टडी पे आज हम बात करते हैं, तो चाइल्ड कस्टडी पे अगर अतुल सुभाष को नहीं मिलने दिया जा रहा, तो क्या उसके पास कोई विकल्प नहीं थे? देखिए, मैं एक पर्टिकुलर केस का मैं डीपली नहीं जाऊंगा, अब वो जो कि इतना सेंसिटिव केस है, कुछ कमेंट में ज्यादा करूंगा नहीं, बट ओवरऑल मैं जनरल आइडिया दे देता हूँ। देखिए, विजिटेशन के लिए आपको गार्डियनशिप का केस डालना पड़ता है, उसमें एक इंटरिम एप्लीकेशन डालनी होती है विजिटेशन की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बच्चे से मिलने का आपका अधिकार है। आप जो जजमेंट सर्च करिए, यशिका साहू की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें जो है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड देखा जाता है और बच्चे से आपको मिलने दिया जाएगा। आपका राइट है, वो कोई डिफीट नहीं कर सकता, कोई कोर्ट नहीं डिफीट कर सकता, प्रोवाइडेड आप अवेल करें। अब मुझे नहीं पता इस केस में अवेल हुआ नहीं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे तब आती है, आप विजिटेशन भी दिलवा दे कोर्ट से, प्रॉब्लम ये आती है बच्चे के कान भरे जाते हैं, बिल्कुल, जिसे हम पेरेंटल एलियनेशन सिंड्रोम कहते हैं, PAS। अब क्या होता है कि बाप के खिलाफ जो है बोल दिया जाता है ये ऐसा है वैसा है, लोग जो है मतलब एक के कस्टडी में है तो ये होता है। तो बच्चा जब आप मिलोगे भी ना, वो आपको, छोटा बच्चा तो पहचानेगा ही नहीं, बड़ा बच्चा है तो वो उल्टा सीधा बोलेगा, तो फादर का खुद ही मन नहीं करेगा कि मैं मिलूं इससे। कई केसेस में हमारे भी हुआ है कि ऐसे किया जाता है, ये भी गलत है। तो चाइल्ड कस्टडी मतलब हम
मांग सकते हैं, किस तौर पे सर मेल को मिलनी चाहिए, क्या क्राइटेरियाज चाइल्ड होते हैं? कस्टडी का केस अगर आप डालते हो, हम्म। देखिए हम इंटरिम में विजिटेशन ही प्रेफर करते हैं क्योंकि वो फटाफट मिल जाती है। हम्म। चाइल्ड कस्टडी का केस तब तक चलेगा जब तक आपका चाइल्ड जो है मेजर हो जाएगा, फिर क्या फायदा चाइल्ड कस्टडी का केस करने में। डिसीजन ही उसका तब आएगा जब वो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको पहचानेगा ही नहीं। तो ये भी एक रियलिटी है, ये भी एक लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस है, इस रियलिटी है ये। आपको आपने केस डाला कल डिसीजन आ जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है। मिनिमम 3-4 ईयर्स एवरेज तो केस की ड्यूरेशन मिनिमम एक फोरम पे है, ये मिनिमम कह रहा हूं मैं। उसके बाद जब हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, तब तक आपका चाइल्ड ही बड़ा हो जाएगा। क्या करोगे चाइल्ड कस्टडी का? दिस इज द रियलिटी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑल्सो। लॉन्ग डिलेस, लॉन्ग पेंडेंसी, जजेस लिमिटेड है, दे हैव ओवरबर्डन, ओवरवर्क्ड, व्हाट कैन वी डू? ये भी एक रियलिटी है। तो जो लोग चाइल्ड कस्टडी का भी केस लड़ रहे होंगे उनके लिए आप क्या बताना चाहिए? मोस्टली देखिए आप विजिटेशन पे कंसंट्रेट कीजिए। जॉइंट कस्टडी का भी लॉ आना चाहिए, नहीं है अभी। अभी जो है आप विजिटेशन पे फोकस कीजिए, मिलिए चाइल्ड से। विजिटेशन इज द मेन थिंग जो अभी फेस कर रहे हैं। अगर आपका कनेक्ट चाइल्ड से बना रहता है तो यू विल नॉट लूज आउट ऑन कस्टडी, मे बी यू विन द कस्टडी बैटल। ओके, तो पहला प्रोसेस विजिटेशन लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विजिटेशन, वो मिल जाएगा आपको, वो इजीली जो पॉसिबल है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसके बाद अब चाइल्ड कस्टडी की बात होगी, अब हम थोड़ा यंग जनरेशन पे आते हैं। तो शादी मैट्रिमोनी इश्यूज हो गए, अब यंग जनरेशन जो हम लोगों को सुन रही होगी उनके लिए क्या जैसे लॉज हैं? अगर हम लोग एक रिलेशन में रहते हैं, एक लड़का और लड़की एक रिलेशन में रहते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, तो क्या तब भी लड़की केस कर सकती है, या लड़के के पास भी कोई राइट्स है कि हमारा तो कॉन्सेंट था? देखिए ऐसा है कि जनरली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप होता है, ठीक है, कुछ कच्चा पक्का होता है। अब वो जो भी है वो कंसेंशुअल किया है या शादी के वादे की वजह से किया है, वो चीज़ कोर्ट में जाती है। जनरली लड़की का ये स्टैंड रहता है कि इसने मेरे को प्रॉमिस किया और मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। अब देखिए कंसेंट, मेरी कंसेंट नहीं है, उसका क्या प्रूफ देंगे आप दे ही नहीं सकते कुछ प्रूफ। आप कंसेंट होने का प्रूफ देंगे ना कि कंसेंट थी, ये कंसेंचुअल था। तो इधर यहाँ आपको देखिए, जो रिलेशनशिप में है थोड़ा स्मार्ट हो जाइए। ये पॉइंट जो है यंग जनरेशन को सुन लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आप स्मार्टली, गर्लफ्रेंड तो आपको मिल गई स्मार्टली, बट यू हैव टू बी स्मार्ट लीगली ऑल्सो, लिटिल बिट स्मार्ट, कि यार आप कुछ प्रॉमिस मत कीजिए। अगर आपका पक्का नहीं है उससे शादी करने का तो आप कुछ भी मत प्रॉमिस कीजिए। जब तक आपके पेरेंट्स रेडी नहीं है, आपका रोका हो गया है, तब बात अलग हो गई। बट उससे पहले डोंट प्रॉमिस योर अदर पर्सन दैट यू विल गोइंग टू मैरी, एटलीस्ट ऑन व्हाट्सएप और टेक्स्ट। कई यंग जनरेशन ये कर देती है कि नहीं तुम ही से ही करूंगा मैं, ऐसे करके चैट्स होती है बहुत ही ज्यादा। वो कहते हैं इनको पता नहीं है आगे क्या हो सकता है। ये चैट्स यूज होंगी कोर्ट में कि ये देखो प्रॉमिस किया है मेरे को। तो डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट ये मत कीजिए कि मैं शादी करूंगा अगर आपको नहीं करनी है, आपका पक्का नहीं है शादी, क्योंकि पेरेंट्स कभी नहीं मानते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप जो भी रिलेशनशिप की स्टेटस है वो कन्वे कीजिए मैसेजेस में, बेशक कि आप ये बोल दीजिए कि देखिए हमारी कास्ट अलग है, या जो मेरे पेरेंट्स मानेंगे तब हम करेंगे, या जो जैसे भी है। और ये इनिशियली होना चाहिए, ये नहीं कि आप कब फिजिकल हो गया उसके बाद आप ये सब चीजें बोल रहे हैं। और किसी ने आई लव यू का मैसेज भेज दिया, वो आई लव यू इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, वो भेज सकते हैं कि एटलीस्ट अब एक मतलब डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, रिलेशनशिप की शुरुआत में कर दीजिए कि बॉस हमारा जो है ये अभी मैरिज का कोई सीन नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे या हमारे रिलेटिव्स नहीं मानेंगे, या जो भी रीज़न है वो आप कन्वे कर दीजिए, फिर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। अच्छा, अगर इसमें लड़की मुकर गई तो कि हम नहीं करेंगे शादी, पहले उसने क्या पता लड़की ने वादा किया हो कि यार मैं देखो लड़की का तो कोई लॉ नहीं है ना, वो तो आगे बढ़ेगी, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। प्रूफ भी हो चाहे, देखो लॉ तो लड़की के फेवर में है ना। आप ये देखो ना, उसका मैं एंटीडोट बता रहा हूँ कि आप जो है मैसेजेस या कम्युनिकेशन जो भी करते हो उसमें क्लियर कर रखिए कि अभी नहीं है हमारा कोई सीन मैरिज का, कैसे भी करिए। वो आप क्रिएटिविटी यूज कीजिए, स्मार्ट हैं आप लोग। तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यंगस्टर्स के लिए। और कोई टिप देना चाहें सर, क्योंकि आपके पास तो केसेस आते होंगे यंगस्टर्स के लिए। देखिए जनरली देखो क्लियर कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, कि आपकी तरफ से कोई
ऐसा कोई प्रपोजल ही नहीं था मैरिज का. दैट शुड बी द क्लियर फ्रॉम द डे वन, राइट? इट विल हेल्प यू लेटर ऑन. भाई अब हमें नहीं पता, हर एक केस में नहीं होगा ये, हर एक बिल्कुल केस सही बात है। वी डोंट जनरलाइज, बट हम्म, प्रिकॉशन इज बेटर. दूसरा है कि यार देखो, हो सके तो अगर लड़की बुक कर रही है रूम्स, ओयो रूम या कोई भी होटल बुक कर रही है, तो एटलीस्ट आप ये ट्राई करिए वो इनिशिएटिव ले. फिर तो नहीं हो पाएगा नीतीश भाई. तो देखिए, ट्राई करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूरी है, बट कम्युनिकेशन आपका वो वैसा होना चाहिए कि दैट इट वाज अ कंसेंशुअल थिंग, इट्स नॉट अ नहीं बिल्कुल, वैसा. अगर हम किसी होटल में भी जाते तो अपना कार्ड तो देंगी ना. नहीं नहीं, कार्ड देंगे, बट जैसे वो बुकिंग वगैरह है, अगर अच्छा. लड़की इनिशिएट करती है, ओके. दैट इज गुड फॉर यू, गुड फॉर योर केस. ये अब मैं निटी ग्रिटी में जा रहा हूँ, बट देखो, आपको थोड़ा सा मतलब, आप मेरी बात अगर समझ रहे हो. नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ, यंग जनरेशन को समझना चाहिए. नहीं तो आप यंग जनरेशन जो आपकी है उसमें ये समझिए कि दैट आपकी तरफ से ऐसा कोई मैरिज का जाना नहीं चाहिए. अगर आपको नहीं करनी है शादी, अगर आपको करनी है, आपके पेरेंट्स रेडी है, देन गो अहेड, डोंट, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो मतलब जैसे अगर हम ये यंग जनरेशन जाती है छुट्टियां बिताने तो वो जा सकते हैं साथ में, ऐसा कोई केस नहीं होगा कि मेरे को वहां ले गया वहां ले गया वहां, ऐसा तो कुछ नहीं होगा. अच्छा, वो भी होगा. वो कैसे? तो बट वही ना, क्लियर अगर नहीं है आपका, और उसके बाद आप उस क्लियर करके नहीं चल रहे अपने रिलेशनशिप को इनिशियल स्टेजेस में ही, उसका डॉक्यूमेंट नहीं है. डॉक्यूमेंट मीन्स वो चैट ही होगा, कोई एग्रीमेंट तो आप बनाओगे नहीं, बट बिल्कुल. एटलीस्ट और इतना व्हाट्सएप तो कोई यूज ध्यान भी नहीं रखता नीतीश भाई, ये आपकी नहीं बात रखते सुन ना. के मेरे को लगता है तो कि आप शायद. बाद में समझ आते, काश ये होता तो बचा लेते क्लाइंट को. और अब ये जो है यंगस्टर के केसेस ज्यादा आते हैं. बहुत है. आप ये देखिए, 22-23 साल की उम्र में अगर आपको जेल जाना पड़े, चाहे 3 दिन के लिए जाना पड़े, आपका करियर पे क्या इफेक्ट होगा. आपके ऊपर जो ये क्रिमिनल केस डाल दिया गया है, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप थोड़े स्मार्ट नहीं थे, तो क्या होगा, आपका पूरा करियर भी इफेक्ट हो सकता है. बिल्कुल सही क्योंकि बात. बैकग्राउंड चेक होगा, वहाँ पे रेप केसेस आएगा, कौन कॉर्पोरेट आपको लेगा, क्योंकि मेल फीमेल एम्प्लॉयज़ होते हैं उस कॉर्पोरेट में. आपके ऊपर ये चार्जेस है. इट्स नॉट अ स्मॉल केस, इट्स अ बिग केस. एंड अगेन यहाँ पे भी लड़कियाँ जो है रियलाइज नहीं करती दैट व्हाट दे आर गेटिंग इनटू. दे थिंक दैट ये केस डालने से वो वापस आ जाएगा, वो नहीं होगा. तो वहां पे भी एक्सटॉर्शन होता है. एग्जैक्टली कई केसेस हैं हमने देखे. मैरिड होती है लड़की, मैरिड लड़की डाल देती है फॉल्स रेप केस, और फिर पैसे मांगते हैं सेटल करने के लिए. मैरिड, बाद में पता चलता है मैरिड थी. वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन में हम निकालते हैं, रिसर्च करते हैं कि कहाँ उसकी मैरिज हुई थी, ये सब. तो ये बहुत कठिन जॉब है लॉयर होना भी. देखिए, लॉयरिंग इज अ वेरी हार्ड जॉब. इट्स अबाउट, you need to win for the client. यूज योर ब्रेन्स एंड स्ट्रैटेजी टू विन. तो क्या क्या चीज़ें आपके पेशे में यही है कि आपको जस्टिस, जो आपने शुरू में कहा, जस्टिस कैसे दिलवाएं. हमारे लिए तो जस्टिस ही है कि माई क्लाइंट शुड बी आउट ऑफ द दिस थिंग. तो ये जस्टिस एक तरीके से ऐसे काम करता है. नीतीश भाई, अब मतलब सारे तमाम क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं. कोई ऐसा केस, पर्टिकुलर केस जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहें कि ऐसा एक इंटरेस्टिंग केस आया था जिससे हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी अवेयरनेस हो. अब लोग कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना. हाँ, ये भी एक पॉइंट है, ये भी आप ध्यान से लिव इन सुनिए. रह लेते हाँ हैं. हाँ हाँ. अब लिव इन रहने के बाद भी ऐसे केसेस रजिस्टर हो सकते हैं. जबकि हम लिव इन में तो एग्रीमेंट करते हैं. एग्रीमेंट नहीं होता. लिव इन में आपने हॉस्टल में रख लिया आपने गर्लफ्रेंड को, अच्छा, रेंट पे ले लिया हम, रेंट और पे ले बता लिया, दिया कि या हम वाइफ हैं, हस्बैंड नहीं वाइफ हैं. नहीं, ये नहीं दिखाया हस्बैंड वाइफ है, बट आप लिव इन में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हैं कॉलेज के. कई लोग होते हैं एडवेंचरस जो हॉस्टल में रखते हैं गर्लफ्रेंड को. तो वहाँ पे भी जो है प्रॉब्लम है. कल को आपका रिलेशन, आप इतने ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हैं, और कल को आपकी शादी कहीं और हो रही है, तो ये जो लड़की है ये पक्का आपके ऊपर डालेगी. फिर वो शादी से पहले होगा या बाद में होगा वो मुझे नहीं पता, बट ये डाल सकती है केस आपके ऊपर. तो तो ये लिव इन में भी रिलेशन के प्रॉब्लम है. लिव इन में भी प्रॉब्लम है. अगर आप एग्रीमेंट या कुछ नहीं बनाते तो दिक्कत है. आप एक एग्रीमेंट या कुछ कंसेंट लीजिए उससे कि ये हम अपनी मर्जी से रह रहे हैं, कोई शादी का इसमें वो नहीं है. क्योंकि लॉन्ग टर्म आप रह रहे हो. आप वो ये कह सकते हैं कि हर साल मुझे झांसा दे देता था शादी का, बट करता नहीं था, तो मैं रहती रही. अगेन आई एम सेइंग, कंसेंट जो है
नहीं होने का कोई प्रूफ नहीं होता है, कंसेंट होने का प्रूफ होता है। तो कंसेंट होने का प्रूफ मतलब आपको प्रूफ करना है कंसेंट थी, कैसे प्रूफ करोगे? दैट इज द मेजर थिंग। दो अभी कोर्ट्स काफी सेंसिटिव हो गए कि एजुकेटेड लड़की है, 3-3 साल से लिव इन में रह रही है, तो कैसे जो है ये कंसेंशुअल होगा, ये प्रॉमिस टू मैरिज पे रिलेशनशिप होगा। तो लॉन्ग रिलेशनशिप में ऑल दो कोर्ट्स आर सेंसिटिव, बट केस तो बन गया ना, एक बार केस बन गया फिर आप क्वेश्चन कराओ या जो भी है आगे लीगल रेमेडीज लेते रहो। और वो आसान नहीं है इतनी जल्दी केस खत्म कराना, रेप सेटलमेंट। के केसेस बहुत मुश्किल है, हर हाई कोर्ट का अलग ओपिनियन है, हर एक हाई कोर्ट अलग ओपिनियन से चलता है। रेप हीनियस ऑफेंसेस में आता है, यू कांट जस्ट क्वैश इट इजीली, चाहे आप। और इवन एक और केस मैं आपको बता देता हूँ, अब 17 साल की लड़की होगी और आप 20-25 साल के हो, उससे आपको इतना एज का पता नहीं था, आपने रिलेशनशिप के लिए कंसेंट दे दी, रिलेशनशिप हुआ, 17 साल की लड़की है तो पॉक्सो लगेगा आपके ऊपर। वो तो अच्छा। क्वैश होगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो जो है चिल्ड्रन और उनके रिलेटेड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है हमारा, तो अगर शादी के बाद वाइफ का किसी के साथ रिलेशन हो तो उसमें मतलब अगर हम तो जाएंगे डाइवोर्स के लिए, बट हमको पता है कि वहां पे बहुत सारे उल्टे केसेस आएंगे, तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? कई केसेस आई एम डीलिंग विथ ऐसे। अब इसमें लीगल ऑप्शन आपके पास डाइवोर्स ही है, क्योंकि अभी एडल्ट्री जो है वो एक ऑफेंस नहीं है एज पर द सुप्रीम कोर्ट। इवन यू कैन डू द एक्स्ट्रा मैरिटल, अगेन इट्स अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। एडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस नाउ, ओनली थिंग इज यू कैन गेट डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूअल्टी। अच्छा, ये और अगर वो रह रही है, अगर वो उसके साथ ही रह रही है, तो देन शी इज नॉट इंटाइटल फॉर मेंटेनेंस, क्योंकि लिविंग इन एडल्ट्री है। ओके। अगर आपके पास प्रूफ है वो एक ही घर में रह रहे हैं, तो यू आर नॉट इंटाइटल टू पे एनीथिंग। बट ये प्रूफ करते करते भी तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रूफ इन द सेंस कि प्राइमा फेसा ही आपके पास फोटोग्राफ्स हो, मैसेजेस हो या कुछ हो, तो भी काम बन जाएगा। लिविंग इन एडल्ट्री मीन्स ही इज लिविंग विद दैट पर्सन, आपको छोड़ के वहां चली गई है, तब आप मेंटेनेंस नहीं बनेगी आपके ऊपर। एक अच्छा, एलिमनी एक केस ऐसा भी आया था नीतीश भाई, आपको मेरे को तो देख के बहुत हंसी आई कि एक वाइफ ने 4 शादियां की या 5 शादियां की और सबसे मेंटेनेंस लिया, फिर जब छठा केस किया वहां पता चला कि वो फ्रॉड है। तो ये तो काफी बिजनेस चल रहा है सर, इट कैन गो टू एनी लेवल, वी डोंट नो। तो ये कोई वो ऐसा नहीं है हर एक के साथ होगा। अवेयरनेस जरूरी है, डरना नहीं है, बट अवेयर होना है, एंड सो दैट आप कुछ स्टेप्स ले पाए अपनी लाइफ में। ये नेगेटिविटी तो बहुत है, अब अभी सोशल मीडिया की वजह से वो बाहर आ रही है, ये बहुत पहले से चल रहा है। तो जाते जाते एक मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहिए, क्योंकि अभी वो बहुत डरे हुए हैं, जो पुरुष लोग हैं, जो मेल लोग हैं, वो काफी डर गए हैं इस केस के बाद से। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही देना चाहता हूँ कि जैसे लीगल अवेयरनेस को आप लॉयर के पास तभी जाते हैं जब कोई केस हो आपके ऊपर। केस होने से पहले अगर आप विजिट कर लेना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे बीमारी होने से पहले कई बार आप चेकअप करा लेते हैं, तो हो सकता है उस टाइम कुछ दवाई मिल जाए तो आपका जो है, तो इधर लीगल अवेयरनेस जो है आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। जहाँ आपको लगता है, इग्नोर मत कीजिए चीज़ों को। अगर आप अवेयर हैं, सोशल मीडिया में इतना सब कुछ देख रहे हैं, तो कंसल्ट अ गुड लॉयर। अगर आपको मतलब, हमारे देश में प्रॉब्लम ये है, जब केस हो जाता है तब कोर्ट का नोटिस आता है तब जाते हैं जी लॉयर से कंसल्ट करने। अरे कौन जाएगा पहले? बट आप ये देखिए, आप प्रॉब्लम में फंसने से पहले अगर चले जाएंगे तो हो सकता है कुछ टिप्स मिल जाएं जिससे जो है ये प्रॉब्लम में फंसे ही ना। जैसे मैंने अभी आपको नेशनल टीवी पे एक टिप दी जो कि काफ़ी कारगर होगी आई थिंक लोगों के लिए। बट ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा आज के टाइम में। ये पहले नहीं होते थे लीगल केसेस इतने ज़्यादा, बट अब बढ़ गए हैं, तो आपको थोड़ा इसमें केयरफुल रहना पड़ता है। बट नीतीश भाई, कॉर्पोरेट में भी बहुत केसेस बढ़ गए। एग्जैक्टली। प्रमोशंस, जॉब्स, यस। इसमें भी आपके पास आते होंगे फेक केसेस। अभी 69 BNS आया है नया लॉ, उसमें ये कह दिया है कि जी अगर आप प्रमोशन के उसमें रिलेशनशिप बनाते हो,
और लड़की को बोलते हो कि आप प्रमोट कर दोगे और रिलेशनशिप में आ जाते हो, देन अगेन यू रेप चार्जेस आपके ऊपर लग सकते हैं। एडवाइस तो, जनरल एडवाइस तो ये है कि ऑफिस में अफेयर अवॉइड ही कीजिए, बट अगर नहीं हो सकता तो सावधान रहिए। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो आज आपने सुने इस शो में, नीतीश भाई थैंक यू थैंक यू फॉर वेरी मच। जॉइनिंग अस इन द शो। आपने बहुत सारे इनसाइट शेयर किए, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर राइट। किए, और मेरे को लगता है कि इससे जो मैसेज है, जो मतलब अभी जो हम लोग डरे हुए हैं, जो मेंस लोग हैं वो बहुत डरे हैं अतुल सुभाष के केस में, इसमें थोड़ा सा आपको टिप मिलेगा कि आपको जब पता है कि आप फंसने वाले हैं तो पहले ही क्यों ना कंसल्ट कर लें। तो आपके पास कोई और सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम भेजेंगे नीतीश भाई के पास, और हो सकता है कि आपके रिप्लाई भी मिले। और बने रहिएगा हमारे साथ इन खबर और इंडिया न्यूज़ पे। थैंक यू थैंक नीतीश। यू वेरी मच।